नमस्कार दोस्तों। तो वील बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेक्शन वी मस्ट नो व्हाट इज अरेस्ट। तो अरेस्ट इज अ लीगल प्रोसेस विच टेक्स अवे पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, यानी कि अरेस्ट एक वो विधिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को लेते हो, यानी टेक्स अवे करते हो। अब पर्सनल लिबर्टी को टेक्स अवे करने का मतलब क्या है? आप आर्टिकल 21 के जो उनका फंडामेंटल राइट है उसको जो है आप टेक अवे कर रहे हो। क्या ये टेक अवे वैलिड होता है या इनवैलिड होता है? तो ये हमेशा वैलिड होता है, क्योंकि आपने जब आर्टिकल 21 स्टार्ट किया गया होगा तब कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये शब्द जो एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये आपको ग्राउंड प्रोवाइड कराता है कि किन ग्राउंड पे आप जो है किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को टेक अवे कर सकते हो। ठीक है, जनरली जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ता है, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने के लिए आपको जो है उसको पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा अरेस्ट करने से पहले। फिर उसके बाद जो है जब आप अरेस्ट कर लेते हो तो 24 घंटे बाद आपको मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने जो है भैया अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, और उससे पहले देखो दो तरीके का अरेस्ट होता है, एक तो वारंट पे होता है, एक नॉन वारंट पे होता है। वारंट पे होगा तो मजिस्ट्रेट को पता है ऑलरेडी, और जब नॉन वारंट पे होता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है 24 घंटे के तहत। ये आपका आर्टिकल 22 में भी दे रखा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में ये एक्सेप्शन है कि आप 24 घंटे के बाद भी आप जो है बता सकते हैं, जो भी उस लॉ में जितना टाइम दे रखा है उस टाइम के अंदर। ठीक है, अरेस्ट के बारे में। उसके बाद जो है इसका मतलब क्या है कि अरेस्ट जो होता है एक रिस्ट्रेंट होता है ऑन द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन विच इज़ अ गारंटीड फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप इसलिए इन्फोर्स नहीं करा सकते या आप इसलिए स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 में, क्योंकि जो अरेस्ट हो रहा है वो लॉफुल मानने पे हो रहा है, यानी कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत हो रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हो रहा है। और आपका अरेस्ट क्यों मेड आउट किया जाता है? क्योंकि आपने भी किसी के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट काम किया है, कोई ऑफेंस कमिट करके, या तो पर्सन की बॉडी के खिलाफ, या पर्सन की रेपुटेशन के खिलाफ, या पर्सन के माइंड के खिलाफ, या पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ आपने कोई लीगल इंजरी कॉज की है, एंड दैट लीगल इंजरी शुड बी इन्फोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड दैट प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड्स द अरेस्ट। ठीक है, और वो प्रक्रिया आपका गिरफ्तारी को इंक्लूड करती है। ठीक है, तो गिरफ्तारी एक तरह की प्रक्रिया है, कई तरह की प्रक्रिया हो सकते हैं, गिरफ्तारी उनमें से एक प्रक्रिया है जो आपके इन्फोर्स कराती है और आपकी पर्सनल लिबर्टी को टेक अवे करती है। ठीक है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरेस्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है इज़ टू ब्रिंग अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लाना। ठीक है, ये आपका बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट होता है। ठीक है, अब अरेस्ट क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है? तो अरेस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल सीजर। आपका एक तो या तो एक्चुअल सीजर को कंसिस्ट करता है कि आपने एक्चुअली उसको सीज कर लिया है, और टचिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी व्यक्ति की बॉडी को टच करना। आप जो है मान लो बिना एक्चुअल सीजर के ऐसे ही टच करते हुए जा रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्टेड विद अ व्यू टू हिज डिटेंशन। किस वजह से कर रहे हो? कि उसको डिटेन करना है, आपको लीगली डिटेन करना है। ठीक है, सो एन अरेस्ट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग अ पर्सन फॉर्मली इन अ पुलिस कस्टडी। किसमें? एक पुलिस कस्टडी में अरेस्ट, पुलिस कस्टडी में आदमी को फॉर्मली लेना ही आपका जो है अरेस्ट होता है। हाउ एवर, फिर भी अरेस्ट एंड कस्टडी आर नॉट सिनोनिमस टर्म। अरेस्ट एंड कस्टडी सिनोनिमस टर्म नहीं है। ठीक है, इन एवरी अरेस्ट देर इज कस्टडी, बट इन एवरी कस्टडी देर इज़ नो अरेस्ट। ठीक है, हर एक कस्टडी आपका लीगली अरेस्ट नहीं हो सकता, बट हर एक अरेस्ट जो है लीगल कस्टडी होगी। आप समझ रहे हो? हर एक अरेस्ट लीगल कस्टडी होगी, बट हर एक कस्टडी आपका अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट हमेशा लीगल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है यहाँ आपका दो तरह के अरेस्ट होते हैं सीआरपीसी में। अरेस्ट एक तो वारंट पे, ठीक है, जो कोर्ट करते हैं, और अरेस्ट जो है विदाउट वारंट। ठीक है,
विदाउट वारंट अरेस्ट कौन कौन से केस में होते हैं? बेसिकली 41 में, आप सुनते रहिएगा, सेक्शन 41 में, सेक्शन 42 में, सेक्शन 151 में जो कि प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच के बारे में बताता है, 356 क्लॉज 5 में जो कि रिलीज कन्विक्ट से रिलेटेड है आपका, और 432 क्लॉज 3 में। आप इन पांचों सेक्शंस में आपको जो है अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हो, बट वी शुड बी लिमिटिंग वी आर लिमिटिंग आर स्टडी टू ओनली टू सेक्शन 41। हम जो है अपनी स्टडी किस तक लिमिट कर रहे हैं? सिर्फ सेक्शन 41 तक लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेक्शन 41 की भाषा पढ़ते हैं कि एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के एक पुलिस ऑफिसर आपका अरेस्ट कर सकता है या विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो इन सारी कैटेगरी में जो ए से आई तक दे रखी हैं उसमें फॉल करता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है ए, जो पॉइंट में दे रखा है, अगर किसी व्यक्ति ने जो है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया है। दूसरा है, कोई भी मान लो किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है जो 7 साल से कम है या 7 साल तक है और विद और विदाउट फाइन है, जिसके रेफरेंस में आपके पास कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है या कोई आपका क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की है या कोई भी आपका जो है युक्त संदेह है, रीजनेबल आपका सस्पेशन एग्जिस्ट करता है, तब उस केस में आप अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस केस में जब आप अरेस्ट करेंगे तब आपको पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि वो जो कंप्लेंट आई है या वो जो इन्फॉर्मेशन आई है या वो जो संदेह आपका अराइज हो रहा है वो ये है कि उस व्यक्ति ने आपका ऑफेंस कमिट किया है। और पुलिस ऑफिसर को ये भी आपका सेटिस्फाई करना है कि जब अरेस्ट आप कर रहे हो तो वो इन सब कारणों की वजह से ज़रूरी है। तो पहला कारण क्या है आपका कि अगर व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो फर्दर ऑफेंस कमिट कर देगा, ठीक है। व्यक्ति को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके ऑफेंस की। तीसरा है आपका कि उस व्यक्ति को जो आपका जिसने कमिट किया है वो कहीं एविडेंस आपका टेम्पर ना कर दे, कहीं एविडेंस आपकी गायब ना कर दे। चौथा है आपका कि वो किसी व्यक्ति को डराए धमकाए नहीं, जो फैक्ट से आपका एक्वेंटेंस रखता है, उसको जानकारी है कि वो जो है आपका, उसको पता है कि भैया आपने कमिट किया है, तो आप उसको इसलिए भैया आप अरेस्ट करते हो कि वो किसी को डराए धमकाए नहीं, जो उसके बारे में जानता है, ठीक है, कि वो कोई फैक्ट डिस्क्लोज कर देगा, ठीक है, कोर्ट या लॉ ऑफिसर के सामने। नेक्स्ट है आपका कि अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो जो है आपका कोर्ट में नहीं आएगा। ये आपको 5 आपका जो है कंडीशंस दे रखी हैं। अब इसमें जो है एक चीज़ आपका दे रखा है कि जब भी आप जो है अरेस्ट कर रहे होते हैं तब पुलिस ऑफिसर को रीज़न रिकॉर्ड करने हैं राइटिंग में। और जब भी आप जो है प्रोविज़ो आपका दे रखा है कि पुलिस ऑफिसर जो है आपका अगर कोई अरेस्ट नहीं करता है तो उनको उस चीज़ का भी रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आप अरेस्ट करते हो तो उसके रीज़न तो बताने पड़ते ही हैं। बाकी जब आप अरेस्ट नहीं करते हो, जो प्रोविज़न दे रखा है, अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो तब उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, ये आपको रीजंस बताने पड़ेंगे। उसके बाद बीए में है आपका क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अगर किसी के खिलाफ़ रिसीव हुई है तो 7 साल से ज़्यादा का कोई ऑफेंस हुआ है या डेथ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पनिशमेंट है या आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, विदाउट फाइन है 7 ईयर से ज़्यादा है कोई ऑफेंस, तो उसमें सिर्फ आपका क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सिर्फ आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि उसने ये ऐसा कोई कमिट किया है, देन यू कैन मेक एन अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो इस कोड के तहत यानी कि सेक्शन 82 में घोषित किया गया है या स्टेट गवर्नमेंट आपका डिक्लेयर करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट कहाँ डिक्लेयर करेगी? जैसे यूपी में मान लीजिए, तो यूपी में पुलिस रेगुलेशंस हैं आपके, तो पुलिस रेगुलेशंस में आपके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किए जाते हैं। उसमें आपका जो है वो कुछ लिस्ट बनाए जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि ये ए प्रकार के ऑफेंडर हैं, ये बी प्रकार के ऑफेंडर हैं, ये सी प्रकार के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। तो वो ऑफेंस से रिलेटेड होते हैं, गैंगस्टर कौन है, तो ऐसे करके लिस्ट बनाती है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो वो आपका जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपका स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में क्या मीन है इसमें, ठीक है। तो आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर घोषित हैं तब वो भी आपका अरेस्ट हो सकता है। अगर
आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ पाई गई है आपके पोजीशन में कि वो जो है स्टॉलन प्रॉपर्टी है और आपने उसके रेफरेंस में या तो कोई ऑफेंस कमिट किया है या आपका जो है आप सस्पेक्टेड हैं, आप पर संदेह है कि आपने किया होगा। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि अगर कोई व्यक्ति जो है पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में, ठीक है, और जो है आपका या तो एस्केप कर रहा है या अटेम्प्ट टू एस्केप करता है, यानी भागता है या उस प्रयास करता है भागने का लॉफुल कस्टडी से, ठीक है, तो हम उसको भी भैया क्या कहते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोई भी व्यक्ति जो है या तो आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन से डिजर्टर है आपका, तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो है जिनके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट मेड की गई है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई है या कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, और किस रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है कि भैया उन्होंने जो है कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस ऐसा है कि अगर वो इंडिया में करते तो इंडिया में ट्राइबल होता है, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बोला है, या फिर एक्स्ट्राडिशन उनका हो सकता है कि उनको बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति अगर छूटा हुआ है, रिलीज कन्विक्टेड, जैसे मैंने 356 क्लॉज 5 बताया था, उसमें भी विदाउट वारंट आप जो है अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी रिक्विजिशन अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने मेड आउट की है, किसी पुलिस ऑफिसर ने ये बोला है, मान लो कि लेटर में दे रखा है दूसरे पुलिस ऑफिसर को कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी है। अरेस्ट क्यों करना ज़रूरी है? मान लो कि नहीं ऊपर कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है, तो आप सिर्फ उसी रिक्विजिशन में उसी लेटर पे आप जो है जो दूसरा पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है, उसको मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या है कि जो आपका सेक्शन 42 है उसमें ये दे रखा है कि क्या कहते हैं, आपका अगर कोई आप नाम पता नहीं बताते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आपको जो है अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, ठीक है। जनरली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको वारंट की आवश्यकता होती है, लेकिन 42 एक एक्सेप्शन दे रखा है जिसमें आपको वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इवन विदाउट वारंट यू कैन अरेस्ट दी पर्सन, ठीक है। यहाँ आपका जो है सेक्शन 41 ख़त्म होता है। सेक्शन 41 के रेफरेंस में कुछ केसेस इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में आपका कई सारी गाइडलाइन इशू की गई थी कोर्ट के द्वारा कि क्या क्या गाइडलाइन आपको जो है गिरफ्तारी करते समय क्या क्या जो है चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ उसमें ये थी कि पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट कर रहा है तो उसके पास जो है विजिबल मार्क होना चाहिए, मतलब वो दिखाई देना चाहिए कि हाँ वो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। उसके पास अरेस्ट मेमो होना चाहिए, ठीक, अरेस्ट मेमो होना चाहिए। उसके साथ साथ वो जो पर्सन आपका अरेस्ट किया गया है उसको जो है फ्रेंड या रिलेटिव को बताना चाहिए कि आपने अरेस्ट किया गया है, ठीक है। और आपका जो है टाइम एंड प्लेस वेन्यू ऑफ कस्टडी सब बताना चाहिए आपको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है आप DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और आगे के सेक्शंस भी DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से अडॉप्टेड आपके जो है गाइडलाइंस ही हैं, तो उसी हिसाब से अमेंडमेंट आपके जो है ब्रॉट आउट किए गए थे, जो कि आपका जो है आपका 2010 में जो है आपका अमेंडमेंट आए थे, ठीक है। उसी हिसाब से आपने जो है, वैसे तो 2009 में अमेंडमेंट था लेकिन इन्फोर्समेंट डेट उसकी हमेशा 2010 बोली जाती है, ठीक है। तो जो 41A, 41B, 41C, तो ये DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की गाइडलाइन पे बेस्ड हैं, या जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो कि 1994 का उसकी कुछ गाइडलाइंस पे बेस्ड है। तो आप जब दोनों केसेस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी अरेस्ट के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बेसिकली ये 498A से रिलेटेड था, जो कि आपका क्रुएलिटी से रिलेटेड आपका ऑफेंसेस होते हैं। उसमें क्या होता था, जनरली ये होता था कि आप जो है आपके खिलाफ आपने क्रुएलिटी का केस कर दिया मान लो किसी के खिलाफ, तो वो व्यक्ति को तो अरेस्ट किया ही जाता था, उसके साथ साथ उसके रिलेटिव्स को जो भी उस मतलब ऑफेंस में शामिल हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता था बिना कोई नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिए। तो अरनेश कुमार वर्सेस इसमें जो है आपका स्टेट ऑफ बिहार में ये मैंडेटरी कर दिया कि पहले आप नोटिस ऑफ अपीयरेंस दीजिए, अगर वो नहीं अपीयर होते हैं या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तब आप रिकॉर्ड रीजन करेंगे, देन ओनली यू कैन मेक एन अरेस्ट, ठीक है। तो उससे पहले आप अरेस्ट नहीं करेंगे।
बेसिकली तो ये 498 से रिलेटेड था, लेकिन बाद में जाके कोर्ट ने इसको जनरलाइज कर दिया गया कि इसका लिमिटेशन सिर्फ 498 से ही संबंधित नहीं है, सारे ऑफेंसेस में जनरली आपको जो है ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजना पड़ेगा, और वो अपीयर होते हैं और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देते, देन ओनली यू कैन मेक एन अरेस्ट, ठीक है, तभी आप अरेस्ट करेंगे। तो ये आपका जो है, उसके बाद आप एक और केस ज़रूर लिख सकते हैं, आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को कैसे अरेस्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग आपका गाइडलाइन है। तो 4 केस आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका DK वासी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जोगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो कि 1994 का केस है। उसके बाद आपका अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कि 2014 का केस है। और आपका एक और केस है आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो कि आपका जुडिशियल ऑफिसर के अरेस्ट से रिलेटेड केस है। ये 4 केस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो है अरेस्ट का टॉपिक पूरा हो जाएगा, और आपका जो है बेसिकली ये अरेस्ट पे आपका एक तरह से पूरी तरह से फिर आप ये 41A 41B वगैरह मेंशन कर सकते हैं, सेक्शन 46 मेंशन कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको जो अरेस्ट होता है। बाकी हम बेयर प्रोविजंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे 41A से लेके। ये बेसिकली अरेस्ट के बारे में बताना था और 41 को सही से डिस्कस करना था, इसका उद्देश्य वीडियो का। तो यहाँ ये कंप्लीट होती है। धन्यवाद।